हे गाइस, आज की वीडियो में हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 2 जिसमें आपको लोक प्रशासन के सिद्धांत को पढ़ना है, तो उसके यूनिट नंबर 2 को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको पढ़ना है संगठन का अर्थ, परिभाषा और संगठन के प्रकार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है संगठन का अर्थ, परिभाषा, संगठन के प्रकार, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आज की वीडियो में हम संगठन का अर्थ, परिभाषा और संगठन के प्रकार को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि संगठन होता क्या है। वैसे तो आप लोग ये सुने ही होंगे कि संगठन क्या होता है। इसको इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो संगठन होता है वो व्यक्तियों का समूह होता है, या कहें तो व्यक्तियों का समुदाय होता है। जो संगठन होता है वो विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह होता है। देखिए, जब किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब कुछ व्यक्ति मिलकर एक समूह बनाते हैं और समूह के माध्यम से अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो उस समूह को संगठन का नाम दिया जाता है। देखिए, संगठन क्या होता है। एक जब लोगों का समूह, मनुष्य मतलब व्यक्तियों का समूह, लोगों में कौन, व्यक्तियों का समूह किसी साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित और संरचित तरीके से एक साथ काम करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसे संगठन कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक लोगों का समूह जब किसी खास लक्ष्य या उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ आता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे संगठन कहते हैं। देखिए, इसी तरह से सरकारी विभाग में भी संगठन होते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, और भी बहुत तरह से विभिन्न विभाग होते हैं। सबका अपना अपना संगठन होता है। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी जो विभाग होते हैं अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए संगठन की स्थापना करते हैं। देखिए, संगठन अपने सदस्यों को एक विशिष्ट कार्य सौंपता है, क्योंकि मनुष्य जब एक साथ किसी कार्य को करने के लिए आते, तो जो उद्देश्य होता है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो मनुष्य एक साथ आते हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो जो संगठन अपने सदस्यों को एक विशिष्ट कार्य सौंपता है और उनके बीच तालमेल यानी समन्वय बैठाता है, ताकि लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सके। देखिए, संगठन एक ढांचा है। संगठन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक ढांचा है जिसके द्वारा एक निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य, सामग्रियों और धन का सही इस्तेमाल किया जाता है। संगठन के बिना कोई प्रशासन नहीं हो सकता है, यानी जब तक संगठन नहीं होगा तो प्रशासन नहीं हो सकता है। यह प्रशासन के पूर्व की क्रिया है। ये जो संगठन है यह प्रशासन की पूर्व की क्रिया है। देखिए, जब कोई संगठन होता है, संगठन किसे कहेंगे? देखिए, संगठन में 3 तत्व निहित होते हैं, तो उसे संगठन कहते हैं। देखिए, संगठन में सबसे पहली बात तो ये व्यक्तियों का समूह होता है, और इसमें व्यक्तियों आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सहयोग की भावना होती है। और तीसरा, प्रत्येक संगठन का एक निर्धारित उद्देश्य होता है, क्योंकि अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए तो संगठन की स्थापना की जाती है। तो आई होप आप लोग संगठन का अर्थ समझ गए होंगे। चलिए अब संगठन की परिभाषा को देखते हैं। एग्जाम में आप लोग परिभाषा जरूर लिखिएगा अगर आपसे संगठन का क्वेश्चन आ जाएगा तो। और देखिए, अभी जब मैं परिभाषा आप लोगों को बताऊंगी तो आप संगठन के अर्थ को और भी अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। देखिए, लूथर गोलिक के अनुसार ये क्या कहते हैं कि संगठन क्या है। देखिए, संगठन सत्ता की औपचारिक संरचना है। जो सत्ता है उसकी औपचारिक संरचना है, जिसके द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य विभाजन को व्यवस्थित, निर्धारित और समन्वित किया जाता है। देखिए, जो सरकार होती है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जनता के कल्याण करने के लिए बहुत सारी नीति बनाती है। तो अब उसका कार्य कैसे होगा? बहुत सारे संगठन बनाए जाते हैं, तो उन संगठन में जो होते हैं व्यक्ति तो होते हैं जो उसको कार्य करते हैं, कार्य का उसमें सब व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाता है। तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये सबके कार्य सौंपे जाते हैं। कार्य का विभाजन होता है, और देखिए, कार्य विभाजन को व्यवस्थित, निर्धारित और समन्वित किया जाता है। अब दूसरी परिभाषा देखिए, एम गॉस के अनुसार
संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्यों और उत्तरदायित्वों के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्य की सरलता से पूर्ति हो सके। देखिए ये क्या कहते हैं एम गॉस कि संगठन कर्मचारियों की व्यवस्था करना, संगठन का अर्थ है कर्मचारियों, क्योंकि संगठन में क्या होते हैं, व्यक्ति ही तो होते हैं, व्यक्तियों का समूह ही तो संगठन कहलाता है। और जब व्यक्तियों का उद्देश्य जब कुछ होता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि संगठन किसे कहेंगे जिसमें 3 एलिमेंट जो है वो निहित होते हैं। पहला सहयोग की भावना, और दूसरा मनुष्य, और तीसरा उनका अपना एक उद्देश्य हो। तो देखिए एम गॉस के अनुसार संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्वों के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की सरलता से पूर्ति की हो सके। जो उनके निर्धारित उद्देश्य होते हैं, चाहे कोई भी संगठन हो, अपने निर्धारित उद्देश्यों की सरलता से पूर्ति हो सके उसके लिए वो लोग संगठन बनाते हैं, कर्मचारियों की व्यवस्था करते हैं। अब देखिए मूने के अनुसार ये कहते हैं कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानव सहयोग का नाम ही संगठन है। देखिए बहुत इजी डेफिनेशन है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए प्रोफेसर लुइस एच हैने के अनुसार ये क्या कहते हैं संगठन को लेकर। देखिए संगठन व्यक्तियों का समूह है। संगठन क्या है, व्यक्तियों का समूह है, ये बात याद रखिएगा, जो किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को एकत्रित करना और उनके बीच कार्यों को बांटना ही संगठन कहलाता है। देखिए इससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि संगठन क्या है। तो आई होप आप लोग संगठन के अर्थ को समझ गए। संगठन की परिभाषा को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब देखते हैं संगठन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो संगठन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक है औपचारिक संगठन, दूसरा है अनौपचारिक संगठन। इसको इंग्लिश में औपचारिक को क्या कहेंगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए औपचारिक संगठन क्या होता है, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवस्थित तथा नियोजित तरीके से निर्मित संगठन जिसमें प्रत्येक सदस्य के कार्य एवं अधिकार सुपरिभाषित होते हैं उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। देखिए औपचारिक संगठन क्या होता है। औपचारिक संगठन वह संगठन है जिसमें प्रत्येक स्तर पर स्थित अधिकार एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिए जाते हैं। देखिए जो औपचारिक संगठन होता है उसमें जितने भी लोग होते हैं सभी के कार्य और जो उनके उत्तरदायित्व है उनके कार्य के प्रति वो सब निर्धारित हो जाते हैं, परिभाषित हो जाते हैं। कि मतलब ये कि आपको क्या करना है, आप फिर मतलब आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है तो आपको ये काम करना है। इसमें सब क्या होता है, एक स्पष्ट होता है। देखिए औपचारिक संगठन एक विशिष्ट और पूर्व निर्धारित लक्ष्य के साथ स्थापित किए जाते हैं। इसमें एक स्पष्ट पदानुक्रमिक संरचना होती है जहां विभिन्न पद और स्तर होते हैं। मतलब सबसे ऊंचा अधिकारी, फिर उससे नीचा अधिकारी, फिर उससे नीचा, मतलब इस तरह से पद बने होते हैं और किनका क्या काम होता है। और ये पूरे कानून और नियम के अनुसार चलता है जो औपचारिक संगठन होता है, यानी पूरे फॉर्मल वे में। देखिए औपचारिक संगठन को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे देखिए औपचारिक संगठन को यांत्रिक संगठन भी कहते हैं, अभियांत्रिकी संगठन भी कहते हैं, संरचनात्मक कार्यात्मक भी कहा जाता है। तो आप इसके अन्य नाम को याद रख लीजिएगा। देखिए उर्विक के अनुसार उर्विक क्या कहते हैं औपचारिक संगठन को। देखिए संगठन ऐसा औपचारिक ढांचा है, जो संगठन है औपचारिक संगठन है एक ऐसा ढांचा है जिसकी रचना स्पष्ट सिद्धांतों, नियमों तथा उपनियमों के आधार पर की जाती है। देखिए जो औपचारिक संगठन होता है ना, पूरे अपने नियम और उपनियम के आधार पर कार्य करता है। इसमें सब कुछ वो होता है, डिसाइड होता है कि इनको ये काम करना है, इनको ये काम करना है। देखिए औपचारिक संगठन की विशेषता
ये जानबूझकर बनाया जाता है। पहली इसकी विशेषता है, ये जो औपचारिक संगठन होता है ये जानबूझकर बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। किसी भी क्षेत्र में, चाहे देखिए सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में संगठन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्यों बनाया जाता है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जानबूझकर बनाया जाता है। ये पूर्णतः सिद्धांतों पर आधारित होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने नियम और कानून के अनुसार कार्य करता है, तो ये पूर्णतः सिद्धांतों पर आधारित होता है। और तीसरी इसकी विशेषता क्या है? देखिए, प्रत्येक स्तर पर, जो प्रत्येक स्तर है उस पर कार्य, अधिकार एवं दायित्व स्पष्ट होते हैं कि इस स्तर पर इनका क्या कार्य है, उनके क्या अधिकार है, उनका क्या दायित्व है, सब डिसाइड होता है इसमें। इसकी चौथी विशेषता है, यह विधि मतलब कानून, नियम एवं प्रक्रियाओं से बंधे होते हैं। ये पूरे अपने नियम और कानून के अनुसार कार्य करते हैं। और इसकी पांचवी विशेषता है, ये पूर्णतः निवैयक्तिक होता है, यानी इसमें व्यक्तियों का महत्व नहीं होता बल्कि संगठन का महत्व होता है। इसमें किसी व्यक्ति का महत्व नहीं होता जो औपचारिक संगठन होता है। इसमें संगठन का महत्व होता है, यानी कि एक व्यक्ति पर संगठन आधारित नहीं होता। देखिए, अब इसकी छठी विशेषता है, इसमें प्रायः संगठन चार्टों का निर्माण एवं प्रयोग किया जाता है। जो औपचारिक संगठन होता है उसमें संगठन चार्ट का निर्माण और प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये संगठन चार्ट क्या होता है ये। तो देखिए, इसमें चार्ट बनाए जाते हैं। जो औपचारिक संगठन होता है इसमें चार्ट बनाए जाते हैं कि सबसे ऊपर कौन अधिकारी है, सबसे ऊपर कौन अधिकारी है और उसका क्या काम है, उसके नीचे कौन अधिकारी है और उसका क्या काम है, फिर उससे नीचे कौन सा अधिकारी है उसका क्या काम है। तो इसको कहते हैं संगठन चार्ट। आप कभी भी किसी सरकारी कार्यालय विभाग में गए होंगे तो आप लोग ये देखे होंगे कि ये अधिकारी है, इनका ये नाम है, ये कार्य है। तो उसी को कि मतलब जो औपचारिक संगठन होता है इसमें संगठन चार्ट का निर्माण किया जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है। अब इसकी सातवीं विशेषता है औपचारिक संगठन की, इसमें आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड का पालन किया जाता है। यानी सबसे ऊंचे स्तर पर जो अधिकारी होते हैं वो अपने से नीचे स्तर के अधिकारी को आदेश देते हैं, फिर ये जो अधिकारी होते हैं अपने से नीचे अधिकारी को आर्डर देता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आदेश की एकता और जो आदेश देते हैं उनका पालन किया जाता है। तो आई होप आप लोग जो औपचारिक संगठन है उसको समझ गए होंगे। तो चलिए अब अनौपचारिक संगठन को समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अनौपचारिक संगठन ऐसे संगठन को कहते हैं जिसका निर्माण व्यवस्थित एवं नियोजित रूप में नहीं होता बल्कि इसका निर्माण स्वयं हो जाता है। जो अनौपचारिक संगठन होता है इसका निर्माण स्वयं हो जाता है, और जो औपचारिक संगठन यानी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका निर्माण जानबूझकर किया जाता है, और इसका निर्माण जो अनौपचारिक संगठन है इसका स्वयं निर्माण हो जाता है। देखिए, अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के भीतर स्वयं निर्मित होते हैं। जो अनौपचारिक संगठन होते हैं औपचारिक संगठन के भीतर ही स्वयं निर्मित होते हैं। किसी संगठन में कार्यरत व्यक्ति अपनी अपनी रुचियों, इच्छाओं, समस्याओं आदि के अनुरूप एक समूह बना लेते हैं, यही अनौपचारिक संगठन कहलाता है। देखिए, अनौपचारिक संगठन से आशय उस व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों से है जो व्यक्ति के एक दूसरे से एक साथ संगठित होने पर स्वतः उदय होती है, यानी स्वयं इसका निर्माण होता है। देखिए, जब कुछ व्यक्ति लंबे समय तक मिलकर काम करते हैं किसी भी संगठन में, तो उनमें भावात्मक और व्यक्तिगत संबंध विकसित हो जाते हैं जो औपचारिक संबंधों से भिन्न होते हैं। इन संबंधों को ही अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी संगठन में या कहीं पे भी कार्य करते हैं तो लंबे समय तक अगर वो कार्य कर रहे हैं तो उनके बीच अपना, फिर जैसे दोस्ती या अपनी व्यक्तिगत भावना
और भावात्मक भावना की वजह से जो मनुष्य हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहीं पे औपचारिक संगठन के भीतर ही अनौपचारिक संगठन का निर्माण होता है। तो आई होप आप लोग अनौपचारिक संगठन क्या है समझ गए होंगे। देखिए, अनौपचारिक संगठन को मनोवैज्ञानिक संगठन या मानवतावादी संगठन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, मानवतावादी संगठन या मनोवैज्ञानिक संगठन कहते हैं, क्योंकि अनौपचारिक संगठन जो होता है, किसी भी संगठन में जो व्यक्ति होते हैं लंबे समय तक कार्य करते हैं, तो फिर उनमें क्या होता है कि भावात्मक तथा व्यक्तिगत संबंध विकसित हो जाते हैं जो औपचारिक संगठन के से भिन्न होते हैं। तो यहीं पे औपचारिक संगठन में ही अनौपचारिक संगठन का निर्माण स्वयं हो जाता है। अब देखिए, अनौपचारिक संगठन की विशेषता। जो अनौपचारिक संगठन है इसकी क्या क्या विशेषताएं देखिए, पहली इसकी विशेषता ये स्वयं निर्मित होती है, क्योंकि इसका जानबूझकर निर्माण नहीं किया जाता, ये स्वयं इसका औपचारिक संगठन के भीतर ही इसका स्वयं निर्माण हो जाता है। इसकी दूसरी विशेषता है जो औपचारिक संगठन के भीतर पाया जाता है। देखिए, इसकी दूसरी विशेषता क्या है, ये औपचारिक संगठन के भीतर पाया जाता है। इसकी तीसरी विशेषता है इसमें व्यक्तिगत संबंधों को महत्व दिया जाता है, बल्कि जो औपचारिक संगठन था उसमें व्यक्तियों का महत्व नहीं दिया जाता था, उसमें संगठन को महत्व दिया जाता है। और जो अनौपचारिक संगठन है इसमें व्यक्तिगत संबंधों को महत्व दिया जाता है। इसकी जो चौथी विशेषता है, यह रीति रिवाजों, पारस्परिक संबंधों तथा सामाजिक समूहों की आदतों से विकसित होता है। जो रीति रिवाज है, पारस्परिक संबंध है तथा सामाजिक समूह की आदतों से ये जो अनौपचारिक संगठन होता है इसका निर्माण हो जाता है। आई होप गाइस आप लोग औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन को समझ गए होंगे। तो इसी तरह की वीडियोस को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हाँ, आप BA 5th सेमेस्टर में जो अदर कोई सब्जेक्ट है जैसे सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एजुकेशन, कोई भी सब्जेक्ट इनमें से पढ़ते हो तो आप उसके लिए हमारे चैनल पे चेक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।